दोस्तों, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्मिक और दिल को छू लेने वाले मैसेजेस ने फिर से एक बार मेरी हिम्मत बांध दी है और मुझे विश्वास दिलाया है कि ये मेरा अकेले का नहीं बल्कि आप सबका चैनल है। मैं अपने सभी सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूं ही अपना प्यार बरसाते रहें और इन सब कहानियों को आगे बढ़ाने में, नए सुनने वालों तक पहुंचाने में मेरी मदद करते रहें, क्योंकि मेरा ग्रुप, मेरा सोशल सर्कल बस आप ही लोग हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ सभी सच्चे हॉरर लवर्स हैं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ लाता रहूँगा। मेरे काफ़ी सुनने वाले दोस्तों ने मुझसे पुरानी इंट्रो को वापस लाने की बात कही और ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज से इस चैनल का नाम वही होगा जिस नाम से ये शुरू हुआ था, जिस नाम को आप सब ने अपना प्यार दिया था, जो था दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। गांव के घंटाघर ने अभी रात के 11 बजने का सबूत दिया था और उस टन की आवाज का पीछा करते करते दूर दूर के इलाके में सिहरन दौड़ती चली गई थी। बदरू दर्जी बड़ी मुश्किल से संभाल कर अपनी पुरानी घिसी हुई इंच टेप से नाप ले रहा था। मोतिया की शिकार हो चुकी उसकी एक आंख, जो अब किसी खोपड़ी की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी, उसे छोड़कर दूसरी आंख बड़ी तेजी से हरकत में थी और शायद 2 आंखों से भी ज़्यादा सटीक काम कर रही थी। उसके गले के लॉकेट में लटका उल्लू का पंजा उसके आगे झुका होने से लगभग हवा में तैरता दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे हल्के हाथ और नज़ाकत से करूं ताकि तेज छूने से गलती से भी कोई टुकड़ा निकल कर ना गिर जाए, उसने सोचा। उस बदनसीब कमरे को एक अजीब सी उदास धुंध ने चारों ओर से घेरा हुआ था। बाहर कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाज़ मीलों मील फैली मनहूसियत का सबूत दे रही थी। और वहां फैली निस्तब्धता को सन्नाटे में साएं साएं करती हवा और बढ़ा रही थी। अपनी 75 की उम्र तक का ताप झेल चुका बदरू जमीन पर बैठा बड़ी शिद्दत से सुई में एक बार फिर धागा डालने की कोशिश कर रहा था। ये कैसी मजबूरी थी जो इस उम्र में भी इतनी रात गए बदरू को काम करने पर मजबूर किए थी। एक ज़माना हुआ जब कभी शायद उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तो उसके पिता ने उसे एक दिन ले जाकर दुकान की पैरों वाली सिलाई मशीन पर बैठा दिया था और बदरू को एक पल को लगा था कि जैसे उसे दुनिया के तख्त पर बैठा दिया गया है। पर किस्मत ने उसकी ज़िंदगी की ऐसी सिलाई उधेड़ी कि आज वो ये भूल ही चुका था कि उसका कभी कोई कुनबा भी था। सीते सीते अब तक बदरू और किस्मत का तालमेल बैठ चुका था। किस्मत उधेड़ती रहती और बदरू अपनी किस्मत के टाट पर बाखूबी पायबंद लगाता रहता। इसके बाद वक्त बीतते बीतते जाने कब उसने मुर्दों के कफन सीने शुरू कर दिए थे, उसे याद नहीं।
अपने काम में पूरी तरह से मसरूफ बदरू का ध्यान पीछे से आई हीरा की आवाज से ऐसे टूटा जैसे किसी ने जंगल के अंधेरे में दिया जला दिया हो। और तभी बदरू को याद आया कि अभी वो जिंदा है और अभी उसके दिए में भी थोड़ा तेल है। हीरा के कान के सोने की बाली उस हल्की बल्ब की रोशनी में खूब चमक रही थी। हीरा बोला, देख बाबा, अभी 11 का घंटा बजा है ना, अब 1 घंटे में छत से खून टपकेगा। बदरू ने एक परसर उठाकर अपनी एक आंख से हीरा को देखा और फिर वही आंख झुकाकर नीचे पड़ी लाश को देखते हुए बोला, अब भी गुस्सा है क्या तेरी छोरी? अब इसमें बचा ही क्या है गुस्सा करने के लिए हीरा? अब तो इसकी लाश भी सूख सूख कर मिट्टी हो चली है। अब तो कोई पूछे कि क्या सबूत है कि ये तेरी बेटी थी, तो ना तो ये दे सकती और ना ही तू। ठीक कहता है बाबा तू, पर वैसे एक बात कहूं, रिश्ते सबूतों के मोहताज नहीं होते, और सबूत तो ये रोज ही दे देती है। ऐसा लगे है कि ये रिश्ता, इच्छा, अहंकार और गुस्सा साला मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बचने को देख हमारे शरीर भी खत्म होने को आए, पर दिल से कहूं, ऐसी जिंदगी जी ली है कि अहंकार न बचा भाई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगे। साले अब तो हम भी खुद के भूत ही भटक रहे हैं, पर अब करें क्या? दलीपो मरने के बाद भी शादी करना चाह रही है, और ये बात वो कई रातों से बोल रही है। मतलब ये कि कल रात भी छत से खून टपका था। अच्छा, हाँ बाबा, आज सुबह ये लाश घूमती घूमती झोड़ में चली गई थी और वहीं पाई। फिर किसी का लाल जोड़ा दलीपो की लाश पे फैला था। पता नहीं किसके घर से लाल जोड़ा गायब करके अपना मुर्दा सजा रही है ये। इतना कहते कहते हीरा की आंखों में आंसू उतर आए। बोला, मर के भी मेरी बच्ची चैन ना पा रही बाबा। ठीक शादी की रात को कोई शैतान खत्म कर गया इसे, और इसके बाद कितनी कोशिश कर ली, न तो 50 इसकी लाश जलने देता और न ही दफनाने देता। जितनी बार घर से लाश बाहर ले गए, उतनी बार ही लाश गायब होकर घर में वापस आ जाती। क्या करूं समझ नहीं आता बाबा। चैन कैसे मिलेगा हीरा? तेरे बाप के टाइम से तुम्हारे खानदान के नाम चढ़ी है बट्टे पर वो जमीन, जहां बरसों से इस गांव के लोग ले जा कर मुर्दा जला रहे हैं। अब शमशान की जमीन है वो। ऐसी जमीन कौन अपने नाम करता है? ये तो सब बशेर की चाल थी। तू तो जानता ही है बाबा, कैसे धोखे से उसने वो आधा मनहूस टुकड़ा हमारे नाम चढ़वा दिया था, और बाकी आधा जिसमें खेती होती थी वो अपने नाम करवा लिया था। इसके बाद ही तो बापू गुस्से से इतना पागल हो गया कि उसने बशेर के पूरे परिवार का कत्ल कर उनकी लाशें पूरे गांव में बिखेर दी थी। पर तभी से हम सब भी मर लिए शायद, और बापू, माँ और हमारे सारे भाई उनके परिवार के साथ खत्म हो गए। देखते ही देखते मेरे इन्हीं हाथों में मेरी बीवी और अब मेरी ये बच्ची दलीपो भी इसी हाल में पड़ी है। ये तो होना ही था हीरा। ये पूरा इलाका पिछले 80-90 साल से 50 की कुव्वत में आता है। प्रेत है वो, भयानक प्रेत। और जहां 50 का हुक्म चलता है वहां कौन सुख से रह सकता है। अच्छा देख बाबा, हो गया तेरा काम। और हीरा अपने कमरे में बनी अपनी बेटी दलीपो की कब्र में उतरकर धीरे से उसके कंकाल को बचाता हुआ उस पर पड़ी लाल पोशाक को उठाकर देखने लगा, और कुछ देर अलटने पलटने के बाद बदरू से बोला, ठीक ही लग रहा है बाबा। अब लगता नहीं इसकी गर्दन दोबारा अभी धड़ से निकल कर गिरेगी। टांके तो मजबूत लगाए हैं तूने, शादी का जोड़ा भी तूने सिल दिया है। अब तुझे इसके दूल्हे का इंतजाम भी करना है। करूंगा हीरा, करूंगा। कल रात चांद की छत के नीचे मुर्दों की छत अपना बिस्तर होगी।
यानी कल रात शमशान में ही बीतेगी? हाँ। तूने इसकी शादी का कार्ड छपवा लिया? हाँ बाबा। पहले तो कोई तैयार नहीं था, फिर टाँक दी दुनाली साले प्रिंटर के कान पर और दे धनाधन पूरे 101 छपवा कर लाया हूं। बदरू कुछ नहीं बोला। उसने लगभग आधे कार्ड लिए और पलटकर सीधा उस मकान से निकलकर बाहर आने ही लगा था कि हीरा चिल्लाया, ये देख। और उसने उस छत की ओर इशारा किया। बदरू ने देखा तो छत में धीरे धीरे खून की नमी फैल रही थी। धीरे धीरे वो छत, जो अभी कुछ देर पहले सफेद थी, अब लाल हो रही थी। इसके साथ साथ ही उस काली रात में एक लड़की की सिसकियां वहां कहीं पास से आती सुनाई दे रही थी। हीरा की आंखों में आंसू थे। वो बुत सा बना सीधा खड़ा असहाय सा बदरू को देख रहा था। तभी बदरू चिल्लाया, चल छत पे। और जैसे ही वो भागते हुए छत पर पहुंचे तो वहां एक धुंधली सी दिखती लड़की का अक्स लाल जोड़े में खड़ा आंसू बहा रहा था और एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उसके पास ही चांद की रोशनी में हवा में तैर रहा था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से गिरते आंसू दिखे तो वो खून ही थे। लड़की के चेहरे की जगह बदनुमा खोपड़ी ने ले ली थी। तभी वो फरसा तेजी से हवा में लहराया और वो खोपड़ी हीरा और बदरू के सर के ऊपर से उड़ती हुई, चीखती हुई सीधी पीछे लहलहाते धान के खेतों में जा पड़ी। पीछे घंटाघर ने रात के 12 बजे का ऐलान कर दिया था। चांद की ठीक आधी रात में एक अजीब सी धुंध से घिरी उस छोटी सी छत पर दूर दूर तक दिखती खुली मैदानी जमीन के बीच खड़े दोनों मानुस बुत बन चुके थे। तूफानी हवा खेतों में उगी बालियों को ऐसे जोर से सहला रही थी जैसे माँ किसी बच्चे के सर पर हाथ रख अपनी उंगलियां दौड़ा रही हो। उस बदनसीब लड़की का वो धुंधला सा धड़ लहरा कर उस छत पर गिरा और उस हवा में तैरते कुल्हाड़े के साथ गायब हो गया। ये तो दलीपो थी बाबा। इसका धड़ हमें यहीं छत पर और इसका सर वहीं खेतों में पड़ा मिला था, पर आज तक इसका कातिल नहीं मिला। तू अभी भी नहीं समझा हीरा, इसे पचासा ने कत्ल किया है। वो शमशान पचासा के नाम कर दे बट्टे पर, नहीं तो मर के भी तुम में से किसी की छूट नहीं होगी। पर पचासा तो एक प्रेत है और पंचों ने पिछली बार भी कहा था कि जब तक कोई सरकारी दस्तावेज नहीं दोगे तब तक जमीन किसी और के नाम नहीं चढ़ सकती। जो दिखता नहीं उसके नाम कैसे कागज बनेंगे। उसकी ये बात सुन दूर वीरानी में देखती बदरू की एक आंख में कुछ हरकत हुई। वक्त की लहरों ने उसके चेहरे पर इतनी रेत नहीं छोड़ी थी कि उसके चेहरे में कोई बदलाव आए। न आए की खुशी न गए का गम। अपना पत्थर सा चेहरा और सख्त कर वो गहरी आवाज में बोला, एक काम कर, पंचों को बोल परसों रात 12 बजे तेरे घर में पंचायत लगेगी और जो नहीं माने तो 5 उल्लू काटूंगा वहीं मसान में और फैसला कर दूंगा कमीनों का। अंधेरे में हीरा को अपनी एक आंख से घूरता बदरू मौत का फरिश्ता ही लग रहा था और सीढ़ियों में थोड़ा उतर आए हीरा को छत पर खड़े बदरू की बात ऊपर वाले का फरमान ही लगी। उसने चुप रहकर नम आंखों से हामी सी दी और बोला, इसका मतलब ये जो रोज रात छत से खून टपकता है ये पचासा मेरी बच्ची की बलि देता है। बदरू सिले होठों से ही नीचे को आ गया, हीरा के कंधे पर हाथ रखा और दोनों उतर आए। बदरू के हाथों में दलीपों की शादी के कार्ड का बंडल अभी भी सख्ती से दबा था। नीचे उतरकर उसने एक बार फिर
हीरा के कमरे में बनी दलीपों की कब्र में पड़ी अधजली लाश पर नजर डाली और तूफानी कदमों से हीरा की चारदीवारी से निकल पड़ा था। धूल के तूफान को टक्कर देती उसकी चाल बता रही थी कि मन ही मन वो कोई खतरनाक फैसला ले चुका है। अगली रात सुनसान शमशान की जमीन पर भरे चांद की रोशनी में एक दारू की बोतल खोल बदरू ने पहले सामने लगी काल भैरव की मूर्ति पर चढ़ाई और इसके बाद अपने झोले में साथ लाए लोहे के बड़े से कटोरे में डाल अपने माथे पर लगाकर अपने होठों से लगाई। काल भैरव का आशीर्वाद लेने को वो उस मसान की जमीन पर पूरा उल्टा लेट गया था। उसके दोनों हाथ काल भैरव की प्रार्थना में जुड़े थे। इसके बाद उसका पहाड़ सा बदन तेजी से उठा। मसान की मिट्टी ने उसके बदन पर चिपककर उसे एक नया ही रूप दे दिया था। उसने अपने गले में लटका उल्लू के पंजे का तावीज चूमा। इसके बाद अपने दोनों हाथों से वो कटोरा उठाया और आधी शराब एक घूंट में ही गटक गया। इसके बाद अपने झोले में से काला गंडासा निकाला, उसे दारू के कटोरे में डुबोया और फिर वो कटोरा पास ही बरगद के पेड़ के नीचे बंधे काले बकरे के सामने रख दिया। कुछ ही देर में लपर लपर करके वो बकरा सारा कटोरा चाट गया। 2 मिनट बाद बदरू उस गंडासे और बकरे की गर्दन को बारी बारी सहलाता रहा। कुछ मिट्टी के दिए निकाल सरसों का तेल डालकर काल भैरव के सामने जलाए गए। 6 फीट 2 इंच लंबे बदरू के 2 मजबूत हाथ एक बड़े भारी काले गंडासे के साथ बिजली की तेजी से हवा में ऊपर गए और जब तक नीचे गिरे तो फर्श पर उस काले बकरे की गर्दन जीभ निकाल कर फटी आंखें खोले गिरी पड़ी थी। बदरू ने लपक कर वो गर्दन उठाई और एक एक बूंद लहू उन सारे दियों में टपका दिया। इसके बाद 7 लाए शादी के कार्डों पर उसने उस लहू से एक एक निशान बनाया और उन्हें अपने दोनों हाथों में आसमान की ओर उठाए वो बोला, रात खुलेगी कल सरहद, पार करेगा वो ही हद, जो समझेगा मेरी गर्ज, कफन का कर्ज तेरा फर्ज, बाहर मुर्दा मेरी अर्ज। जीते जी तुमने जो भी रिश्ते निभाए हों या ना निभाए हों, पर कल रात तुम सबको कफन का कर्ज चुकाने मौत की सरहद लांघकर मेरी गर्ज के लिए इस पार आना है। जितने भी मुर्दे पिछले 50 सालों में यहां कभी भी आए हैं वो मेरे हाथों से सिला कफन ही ओढ़ कर आए हैं। मैं इल्तजा करता हूं, फरमान करता हूं, इस पते पर पहुंच जाना अरमान करता हूं। और इसके साथ ही उसने उस बकरे के कई टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा हर कार्ड के साथ रखा और पास ही जलती एक चिता में एक एक कर उन्हें फेंकता चला गया। मसान में शायद बदरू का काम अब पूरा हो चुका था। अगली रात हीरा के घर की 4 दीवारी से लिपटी धुंध के साथ साथ वहां बड़ी ही गंदी बास फैली थी। एक बहुत बड़ी भीड़ हीरा के घर के बाहर जमा थी। हीरा के काफी जोर देने पर सारी पंचायत और गांव के कुछ लोग वहां जमा हुए थे। कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें गांव वालों ने कभी नहीं देखा था, पर इस समय वक्त का तकाजा कुछ और ही था। बात दलीपों को मौत के बाद शांति देने और पट्टे पर 50 का नाम चढ़ने की थी, पर यहां हीरा की बेटी दलीपों की लाश के घर में होने के खौफ से हीरा के घर की दहलीज पर चढ़ने को कोई तैयार नहीं था। सब जानते थे कि गाहे बेगाहे उसकी बेटी की लाश यहां वहां घूमती रहती है। वो 50 का प्रेत कभी उसे कमरे में रख जाता है, कभी दालान में और कभी झोड़ में।
पर फैसला तो आज दलीपों की मदद से ही होना था, चाहे उसकी आधी जली लाश करे या छत पर खून टपकाती उसकी रूह। तभी गांव के घंटाघर ने दिन का 23वां घंटा बजाया और बदरू तेज कदमों से एक झोला लिए उस भीड़ को चीरता हुआ हीरा के घर में दाखिल हुआ। बाहर रुकी भीड़ को देख चिल्लाकर बोला, जो कभी ये तन नहीं छोड़ेगा वो बाहर रहे, और जिन हरामजादों को लगता है कि वो मिट्टी में मिलेंगे वो साले अंदर आ जाएं। गनीमत मांगना ना मुरादों कि मरने के बाद 50 या कोई और तुम्हारा भी दलीपों जैसा हाल ना करे। जिंदगी ढक कर घूमने वालों, मौत यहां नंगी घूम रही है तो डरते हो, इसलिए मुर्दे को भी साफ सुथरा कफन पहनाकर दफा करते हो। वो कफन कोई और नहीं, तुम्हारा ये बाप बदरू ही सीता है। जिस साले ने मक्कारी दिखाई, वो पंच हो या आम इंसान, लिख कर दे रहा हूं कफन नसीब नहीं होने दूंगा। ऐसे ही टांग दूंगा जिंदगी और मौत के बीच, जिसमें हिम्मत हो निकाल लेना। तुम जानते नहीं हो, इसी भीड़ में कई मुर्दे भी हैं जिनकी आत्माएं यहां मौजूद हैं। कुछ तुम्हारी बेशर्मी की तरह दिख रही हैं तो कुछ तुम्हारी मक्कारी की तरह छुपी हैं। चुपचाप खड़े रहो और मुझे तैयारी करने दो। इसके साथ ही उसने थोड़ा सिंदूर निकाला और मंत्र बुदबुदाते हुए दालान में एक बड़ा सा गोला बना दिया। दलीपों की लाश संभालकर दालान में बने उस सिंदूरी गोले के ठीक बीचों बीच लाकर लिटाई गई। एक रात पहले करी गई सिलाई आज भी बरकरार थी और दलीपों की गर्दन अपने धड़ के साथ खूब चिपकी थी। इसके बाद उस लाश पर एक एक करके सर से पांव तक 7 दिए रखकर जला दिए गए। इसके बाद अपने झोले में से एक पिंजरा निकाला जिसमें एक तोता बंद था, और उस पिंजरे को दलीपों की लाश के सर के पास रख तोता निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। तभी हीरा ने आवाज लगाई, बदरू अब छत से खून टपकेगा। और एक बार फिर हीरा की छत लाल होनी शुरू हो गई। लगभग सारी भीड़ उसकी छत की लाली देखने को पागल हुई जा रही थी। तभी उसकी छत के पास वही सिसकियां सुनाई देने लगीं। हीरा ने बदरू और पंचों को अपने साथ छत पर चलने को कहा। 5 में से 3 पंच तो भीड़ के काफी बड़े हिस्से के साथ डरकर हीरा के मकान की 4 दीवारी कूदकर भाग गए। बाकी बचे 2 पंचों को बदरू ने गर्दन से पकड़कर सीढ़ियों पर घसीट लिया। उसकी एक मुर्दा आंख की सफेदी काफी थी उन पंचों के कदम वहां जमा के रखने के लिए। एक बार फिर वही लड़की का लाल अक्स लाल जोड़े में छत पर दिखने लगा और उसके साथ वही कुल्हाड़ा हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि उस कुल्हाड़े में हरकत हो, बदरू ने हाथ में पकड़ा तोता निकालकर हवा में उठाया और एक ही झटके से बदरू की 2 उंगलियों ने उसकी गर्दन उतार ली और तोते का लहू उस कुल्हाड़े की ओर उड़ाता बोला, 50 बट्टा तेरे नाम कर देंगे ये पंच। बोलो रे, करोगे या नहीं? कर देंगे माई बाप, कर देंगे। उन पंचों की जान हलक में उतर आई थी। ये काम कल ही हो जाना चाहिए, वरना कल रात फिर तुम्हें यहीं घसीट लाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा, दोनों पंचों ने एक सुर में बोलते हुए हाथ जोड़ लिए थे। उस रात कुल्हाड़ा नहीं चला। 2 पल बाद लड़की का लाल अक्स और कुल्हाड़ा दोनों वहां से गायब हो गए। एक के बाद एक सब नीचे दालान में वापस उतर आए। उस बची भीड़ में अब ज्यादातर वही लोग थे जो इस गांव के तो क्या, इस लोक के भी नहीं थे। उनमें से एक सुंदर सजीले लड़के की आत्मा को बदरू ने आगे बुलाया और सिंदूर की डिब्बी उसके सामने रख दी।
उसने वही सिंदूर दलीपों की सफेद खोपड़ी पर बीचों बीच लगाया और गायब हो गया। इसके बाद एक एक करके उस लोक के सारे बाराती भी गायब हो गए थे। गांव वालों के होठ जैसे किसी ने लोहे के तागे से सी दिए थे। अगली शाम पंचायत नहीं लगी। डरे सहमे पंचों ने बट्टे पर 50 का नाम चढ़ाकर बट्टा हीरा के यहाँ भेज दिया था। बट्टा आते ही हीरा और बदरू दोनों गांव के 3 लोगों के साथ दलीपों की लाश लेकर मसान पहुंच गए थे। बट्टा मसान के पंडित को पकड़ाकर हीरा उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने लगा। जैसे ही दलीपों की चिता ने पहली चिंगारी पकड़ी, हीरा फूट फूट कर रो दिया और एकदम जाकर बदरू के पैरों पर जा गिरा। बदरू के पत्थर से चेहरे पर कोई मौसम नहीं आता था, पर उसने भी जवाब में अपना दायां हाथ उठाकर हीरा के सर पर रख दिया। उस रात हीरा की छत लाल नहीं हुई और न ही किसी लड़की की सिसकियों ने हीरा की छाती छीली। गांव के घंटाघर ने अभी रात के 12 बजने का सबूत दिया था और उस टन की आवाज का पीछा करते दूर दूर तक के इलाके में सिहरन दौड़ती चली गई थी। काली रात में हीरा के मकान के आसपास से वो मनहूस धुंध छट चुकी थी। उस छोटी सी छत पर दूर दूर तक दिखती खुली मैदानी जमीन के बीच खड़े हीरा और बदरू दूर तूफानी हवा से खेतों में उगी बालियों को लहलहाता देख रहे थे। ठंडी हवा बालियों को ऐसे जोर से लहरा रही थी जैसे माँ किसी बच्चे के सर पर हाथ रख अपनी उंगलियां दौड़ा रही हो।